बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 6 सितंबर है। आज वो वीडियो है वीकली जो हम बनाते हैं, जिसके अंदर सारे सेक्टर से कोशिश रहती है कि स्क्रिप्ट को कंसिडर किया जाए और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हैं उनको देखा जाए। उसके साथ साथ आने वाले वीक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर हमें करनी चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं वो सब देखते हैं। चार्ट एनालिसिस भी करते हैं न्यूज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले हम डीजीकेसी को देखते हैं। डीजीकेसी मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो के अंदर भी शेयर किया था। फ्राइडे में हमें यहाँ पे बाइंग नज़र आई है और ऑलरेडी हमारे डीजीकेसी के अंदर टारगेट्स चल रहे हैं। हम स्क्रिप्ट को देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन 244 का टारगेट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अभी हमें मार्केट 237 पे नज़र आती है। यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को देख सकते हैं इफ़ द वॉल्यूम्स एंड द इंटरेस्ट सस्टेन्स। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छी रहती है। हम यहाँ पे एम करेंगे 274 के लिए और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स के अंदर एंटर हो जाएगा। उसका हम टारगेट जो है उस हिसाब से बाद में डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हम जो है वो सेकंड फेज के स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बहरहाल अभी जैसे कि बताया 244 का टारगेट काफ़ी वैलिड है। इंशाल्लाह हम इसको थोड़े टाइम में अचीव होता हुआ देखेंगे। अब हम सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो किस सेक्टर से है और कौन सी न्यूज़ है। 2 सितंबर की न्यूज़ है हमारे पास, ऑयल सॉफ्ट लैंडिंग। इस न्यूज़ को बिल्कुल जो है हम टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं करेंगे, कोई टेक्निकलिटी नहीं होगी, ईजीएस्ट अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश रहेगी। तो सितंबर के शुरू में ग्लोबल ऑयल मार्केट प्राइसेस में कमी देखी गई है। ब्रेंट ऑयल जो यूरोप और एशिया के लिए एक स्टैंडर्ड है 67.79 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि WTI ऑयल जो कि अमेरिका के लिए एक स्टैंडर्ड है वो 64.33 पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस इसलिए गिरी है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा दी गई है और ख़ास तौर पे ओपेक प्लस यानी कि जो ऑयल बनाने वाले मुल्कों का ग्रुप है उसने प्रोडक्शन बढ़ा दी है। डिमांड अभी वीक दिख रही है और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसको समझा जाए तो हमारे पास अभी कंजम्पशन उतनी नहीं हो रही जितनी जो है ये प्रोडक्शन की तरफ आ गया है। और इम्पैक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ऑयल को, उसकी काफ़ी डिपेंडेंसी है इस पर, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि थोड़ा हमें कंपैरेटिवली लोअर रेट में मिल सकता है। इसीलिए जो हमारी एक बिजली बनाने की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आते हैं, उसमें कमी देखी जा सकती है। इसका पॉजिटिव असर हम अपने सीमेंट और स्टील सेक्टर पे भी देख सकते हैं। और इवन के टेक्सटाइल कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट गिरेगी क्योंकि इनको जो ज़रूरत होती है ऑयल वगैरह की अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। लेकिन इसका दूसरी तरफ एक इम्पैक्ट देखा जाए तो ये हमारी रिफाइनरीज़ के लिए एक थोड़ी अलार्मिंग चीज़ होगी, क्योंकि उनके पास जो इन्वेंट्री होगी ऑयल की वो जो है ज़्यादा रेट्स पे होगी, जबकि अब जो है वो रेट्स में कमी आई है और इसी वजह से उनके जो मार्जिन्स हैं उनमें कमी आएगी और उनके ऊपर प्रेशर देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में। रिफाइनरीज हमारी जो हैं उनकी स्क्रिप्ट भी अगर आपको बताई जाए तो PRL, ATRL, NRL वगैरह। सिनर्जी को भी रिफाइनरी के अंदर हमारी एक नाम है, लेकिन हमने NRL के अंदर अभी पिछले ही दिनों अच्छा मूव देखा है। इसमें हमारे टारगेट भी थे, इसने फुली अचीव किया है और हमारे टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दी है। NRL की मूव को अगर फंडामेंटली जो है समझने की कोशिश की जाए तो ये काफ़ी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी या कॉस्ट कंट्रोल, आप कह रहे हैं कि NRL ने अपनी रिफाइनरी का काम ऑप्टिमाइज़ किया जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव हो गए, या आप कह लें कि पेट्रोलियम लेवी सेटलमेंट एक्सपेक्टेशन जो है यानी कि SIFC जो कि एक इदारा है कंपनीज और गवर्नमेंट के दरमियान, वो ये सारे मामला देखता है लेवी वगैरह के, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि ड्यूज़ की सेटलमेंट अगर क्लियर हो जाती है, उसको एंटिसिपेट किया जा रहा है। अगर वो हो जाती है तो उनके कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मार्केट ने इसको एंटिसिपेट कर लिया, या एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट मिक्स को कह सकते हैं कि NRL की प्रोडक्ट प्राइसिंग और कुछ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करी हैं। बहरहाल चार्ट्स के ऊपर हमने ये पहले ही देखा था। मंथली चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे तो स्टिल इट लुक्स गुड। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 356 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस मिली है, जो हमारा एक टारगेट भी था, और 390 का एक लेवल बन सकता है। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये एक अपनी जो है हमारे पास रेजिस्टेंस पे भी है मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन पे। ये वाला टारगेट हमें अचीव होता है तो हम 390 के लिए एम कर सकते हैं। 390 के बाद 451 का लेवल भी अचीवेबल होगा, बट इफ़ द सर्कमस्टांसेस सपोर्ट्स इट तो फिर हम इसको ज़रूर इंशाल्लाह आगे के लेवल्स पे भी देखेंगे। अगर हम दूसरी रिफाइनरीज को देखें जैसे कि PRL, ATRL, तो PRL रिफाइनरी मार्जिन और सर्कुलर डेट
रेजोल्यूशन की वजह से वॉलेटाइल रह सकता है। इस हफ्ते हमने थोड़ी सी मूवमेंट आते हुए भी देखी, बट इट वाज नॉट दैट मच कि जितनी हमने एनआरएल के अंदर देखी है। एटीआरएल का भी लाइकवाइज सेम जो है वो स्टांस है कि सिमिलर टू पीआरएल। रिफाइनरी मार्जिन और गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सपेक्टेशंस इसको अफेक्ट कर सकती हैं। पीएसओ ऑन दी अदर हैंड, ऑयल मार्केटिंग और रिटेल वॉल्यूम्स स्टेबल रहने के बावजूद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप से थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ सकता है। और लेकिन डिमांड पिकअप और सर्कुलर डेट पेमेंट न्यूज़ से पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। तो पीएसओ के अंदर अगर हम फ्राइडे को देखें तो वॉल्यूम आया है, उसके अलावा कैंडल फॉर्मेशन अच्छी है। पीएसओ जो है हमें वैसे भी बाकी न्यूज़ वगैरह भी पीएसओ से रिलेटेड ऐसी हैं कि हमें लगता है कि ये कुछ टाइम में चार्ट भी यही दिखाते हैं कि हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, इसके टारगेट्स अच्छे बन सकते हैं। इनिशियली इसमें 420 से 434 तक का टारगेट बनाया जा सकता है और इसके बाद इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी काफ़ी वैलिड हैं, सिंस यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन हमें नज़र आती है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट करके चल रही है काफ़ी टाइम से। ये बात हो गई पीएसओ से रिलेटेड। स्मॉलर ओएमसीज जो है हमारे पास उनके वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर में चेंजेस कर सकती हैं। वाफी का रीसेंट स्ट्रॉन्ग डिस्पैच ग्रोथ जो है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर चार्ट में भी देखेंगे तो हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में, बट अभी फ्राइडे को इसके अंदर वॉल्यूम आता हुआ नजर आया। यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन डॉजी कैंडल है, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टाइम के अंदर हम मूव देख सकते हैं। इसका ये कंसोलिडेशन ब्लॉक है, इसको 185 तक के लिए एम किया जा सकता है, बट दिस चार्ट डज नॉट हैव मच हिस्ट्री जिसके बेसिस पे हम जो है डिसाइड कर सकें। बहरहाल यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि इसमें एक बेहतरी के चांसेस बन सकते हैं। एपीएल के चार्ट को अगर देखेंगे तो प्रीवियसली इसकी यहाँ पे अर्निंग्स नेगेटिव आई थी। हमने प्रीवियस वीक के न्यूज़ में भी इसको कवर किया था, तो यहाँ से हमने डिप देखा था। अभी ये हमें एक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। होपफुली अगर चीज़ें एज पर प्लान चलती हैं तो फिर हम इसको अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं इन कमिंग डेज। उसके अलावा नॉट फॉरगेटिंग द फैक्ट कि ये इनडायरेक्टली ये जो हमारे पास ऑयल की कॉस्ट है ये सीमेंट और स्टील सेक्टर को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। सीमेंट सेक्टर को तो हमने काफ़ी ज़्यादा चलते हुए भी देखा है। लक डीजीकेसी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस वीक, और बाकी के स्क्रिप्ट ने भी कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर किया है। यहाँ पे हम पावर सीमेंट की बात ज़रूर करेंगे। पावर सीमेंट को अभी हम आगे देखेंगे भी। स्टील सेक्टर के अगर देखा जाए तो स्टील सेक्टर के ऊपर भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। स्टील सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स की सितंबर के अंदर अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड है। होपफुली हम उसके अंदर भी मूव देखेंगे। मुगल को हमने चलते हुए देखा है, आयशा स्टील्स में भी मूवमेंट आई है। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि फ्यूल सस्ता होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, और बाकी भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने के सपोर्ट चल रही है, तो उसके लिए भी ये एक बेनिफिशियल और पॉजिटिव न्यूज़ है। न्यूज़ जो है हमारे पास 2 सितंबर को हमने देखी थी। इसको देखते हैं कि इन्फ्लेशन फॉल्स टू 3% बट रिस्क लूम्स। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स और एंटिसिपेशन सब देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगस्त में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के अंदर 3% तक जो है कमी देखी गई है, जो कि पिछले 2 महीने से लोएस्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास फूड प्राइसेस का नीचे आना था। एक जो चीज़ है जिस पे सबकी नज़र है वो ये है कि स्टेट बैंक, अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट आया कि कम होंगे या फिर नहीं होंगे, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा अगर कम होते हैं तो। और इन्फ्लेशन का गिरना भी एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन गिरने से मार्केट में ऑप्टिमिज्म आता है। ये दोबारा से हमारे पास ये न्यूज़ भी ऐसी है कि जो हमारे सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए एक अच्छी है, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी इसका, क्योंकि उनका डेट काफ़ी होता है। कम रेट का मतलब है कि इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम होगी। फूड और बेसिक चीज़ों की प्राइजेस नीचे जाने से डिमांड इम्प्रूव होती है, जिससे हमारे एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड कंपनीज़ को लॉन्गर रन में काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। अगेन फ्लड वगैरह की कंडीशन जो है अभी हमें आने वाले दिनों में क्लियर होगा पिक्चर कि क्या नुकसानात हुए और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वैसे हम थोड़ा जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर आ सकता है। अब अगर सीमेंट सेक्टर की कंपनीज देखा जाए तो हबको, लकी सीमेंट, पावर सीमेंट, डीजीकेसी, इन सब ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है इन रीसेंट टाइम्स। अगर इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट घट जाएगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन बेहतर होंगे। स्टील और एनर्जी कंपनीज में देखा जाए तो हमारे पास आयशा स्टील्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, मुगल स्टील लिविंग के सेम रीज़न की वजह से हमें बेहतर होती नज़र आ सकती हैं। रियल इस्टेट के अंदर आपके पास काफ़ी नाम है, और
एक रीट मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो उसको भी बेहतरी में देखा जा सकता है होपफुली। अब अगली न्यूज़ भी हमारे पास मैक्रोस से ही है। ट्रेड डेफिसिट, यानी कि अब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती हैं तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट 30% तक बढ़ी है। अगस्त के अंदर हमारे पास 2.87 बिलियन हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 30% तक ज़्यादा है। जुलाई 2025 से कंपेयर करें तो थोड़ा बेहतरी आई है। जुलाई में 3.14 बिलियन डॉलर्स डेफिसिट था, अगस्त के अंदर 2.87 बिलियन डॉलर्स का रहा। लेकिन ओवरऑल 2 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 से कंसिडर किए जाएं तो ट्रेड डेफिसिट 29% तक बढ़ चुका है। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये न्यूज़ जो है स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि रुपये पर प्रेशर पड़ेगा और इन्फ्लेशन वापस ऊपर जा सकती है। उसके बाद हमारी जैसे कि बात हुई, हमारी लोकल जो कंडीशंस चल रही हैं, मुल्क के हालात हैं, फ्लड की कंडीशन है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकती हैं। मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा वीक हो सकता है, स्पेशली उन सेक्टर में जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। ऑटो सेक्टर ले लें आप, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर या केमिकल सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर पहले भी हमारे पास ये है कि ऑटो सेक्टर हमारा अंडर प्रेशर है, क्योंकि गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स में कमी आई थी, और लोग फिर प्रेफर करते हैं कि वो इंपोर्टेड कार्स लें इंस्टेड ऑफ लोकली असेंबल्ड कार्स। उसके बाद टेक का सेक्टर हमारे पास पहले से ही काफ़ी जो है प्रेशर में है, किसी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स ने ऐसे परफॉर्म नहीं किया है। बहरहाल केमिकल सेक्टर के अंदर हमने बेहतरी देखी थी, और रेकोटेक का जो हमारे पास मामला चल रहा है उसके अंदर भी हम जो है केमिकल की कंजम्पशन ज़्यादा देखेंगे, उनको हम बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। जब डेफिसिट बढ़ता है तो फिर और कंसर्निंग बात होती है, और ये चीज़ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थोड़ी हमारे पास अच्छी है। हमने इमेज और गुल अहमद को अच्छा परफॉर्म करते हुए भी देखा है, उनका एक्सपोर्ट के अंदर नाम भी है। इंटरलूप के अंदर चेंज अभी नहीं आया है, इंटरलूप के अंदर हम बेहतरी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है ये न्यूज़ एक सेक्टर के लिए नेगेटिव तो एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हैवी मशीनरी और ऑयल और इस तरह की जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे ले जाने वाली चीज़ें हैं वो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जबकि एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टेक्सटाइल वगैरह और कुछ फूड आइटम्स इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भी हमारे जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, और रिलायंस ज़रा ज़्यादा है इंपोर्ट के ऊपर। नेशनल फूड्स की न्यूज़ है। नेशनल फूड्स मेंटेन स्टीडी एक्सपोर्ट ग्रोथ, अपनी एक्सपोर्ट को पिछले 5 साल में 3 गुना कर लिया। अब वो 40 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद का नया प्लांट भी है इनका एक, जो कि सॉसेज और प्रोसेस्ड फूड की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट करने में की रोल प्ले कर रहा है। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने इसमें एक अच्छी मूवमेंट भी देखी थी, इसने रैली किया था स्टॉक ने। हम इसकी स्क्रिप्ट को ज़रूर देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूव जो है कैप्चर हुई थी, और अब जो है स्टॉक डिक्लाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका हम लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट देखेंगे, इनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो हम इस स्क्रिप्ट को भी जो है अच्छे लेवल्स पे जाता हुआ देखेंगे। मंथली चार्ट पे हम इसको और देख लेते हैं। यहाँ से देखा जा सकता है कि जून जुलाई का जो मंथ है इसमें काफ़ी रैली किया है। अगर ये 390 का लेवल हमारे पास ब्रेक होता है एंड इट सस्टेन्स अबव दिस लेवल, तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन 516 तक के लेवल्स को देख सकते हैं, बट इसमें टाइम लग सकता है। ये मंथली चार्ट है, न्यूज़ में भी यही है कि बात हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगी। फार्मा सेक्टर की स्क्रिप्ट को लेते हैं। हमने इसका अभी न्यूज़ देखी थी पिछले ही दिनों। वो हमारे पास सर्ल है, सर्ल विंस ड्रेपनोड, यानी कि एक इंजेक्शन जो है जिसका ड्यूनिसमाब नाम है। सर्ल कंपनी को ड्रैप की तरफ से अप्रूवल मिल गया है एक बायोटेक ड्रग बनाने और सेल करने का। ये इंजेक्शन ऑन्कोलॉजी और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियों के इलाज में यूज़ होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में बायोटेक और एडवांस्ड मेडिसिन इंपोर्ट होती हैं, जैसे कि अभी बात हुई कि हम ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो हमें महंगी पड़ती हैं। अब सर्ल को इस इंजेक्शन का लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान में इसे मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन कर देता है इस सर्ल के लिए। बायोटेक ड्रग्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है सर्ल को लेके। इससे सर्ल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी कंपनी सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन पर डिपेंड नहीं करेगी जो प्रीवियसली कर रही थी। अब हमें ज़रा कॉम्प्लेक्स और एडवांस लेवल की जो है
प्रोडक्ट भी सर्ल की तरफ से दिखेंगी। तो ये भी एक जो है कंपनी को अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आप कंपनी को अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं। यहाँ से मंथली चार्ट को देखेंगे तो द स्क्रिप्ट इज करंटली एट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टेंस पे ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये मंथली चार्ट का टारगेट है। इसमें टाइम लग सकता है, इसको ब्रेक करते हैं हमारे पास 152 का लेवल इजीली अचीवेबल होगा विच इज़ नियर टू इट्स प्रीवियस हाई, और उसके बाद हम इवन के 175 तक भी देख सकते हैं। सर्ल जैसे कि अभी बात हुई, पिछले दिनों भी हमें अच्छे टारगेट्स दिए हैं इसने, और स्टिल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें थोड़े टाइम में अच्छे लेवल्स पे दिखेगी। ये बात न्यूज़ से भी सपोर्ट हो रही है। हम ज़रा अपने रिफाइनरी सेक्टर को ही टच करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि SIFC ECC क्लियर रिफाइनरी ड्यूज। प्रीवियसली हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो पुराने सेटअप पे काम कर रही थी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एफिशिएंट नहीं थी। ये बात जो है काफ़ी कंसर्न का बायस थी, और अब जो है हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रिफाइनरीज को अपग्रेड करना चाहिए ताकि यूरोवी जो एक स्टैंडर्ड है क्लीनर फ्यूल का वो बन सके। सिनर्जिको की पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि सिनर्जिको जो है इस अपग्रेडेशन में ज़रा पीछे था। हमने PRL के अपग्रेडेशन का पढ़ा था। ब्राउन फील्ड जो एक इनिशिएटिव है वो भी इसी से रिलेटेड है। कंपैरेटिवली सिनर्जिको एट द बैक ऑफ द लाइन था, और पेट्रोलियम लेवी की वजह से जो इसने गवर्नमेंट को पे करना था, आई थिंक 2019 से जो है ड्यूज अनक्लियर थे। तो जब ECC ने इस इशू को रिजॉल्व किया है तो मतलब अब सिनर्जिको के प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सिनर्जिको के लिए नहीं बल्कि पूरी जो है हमारी रिफाइनरी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और सिनर्जिको बहरहाल इसका एक डायरेक्ट जो है वो बेनिफिशरी है, और दूसरी रिफाइनरीज को देखा जाए तो इनडायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी, जैसे कि NRL PRL ATRL हमारे पास नाम है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। क्योंकि अगर एक रिफाइनरी का केस क्लियर होता है तो दूसरों के लिए भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो है अच्छा रहेगा रिफाइनरी सेक्टर के लिए। तो इसी के साथ हम सिनर्जिको की स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। सिनर्जिको के चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में नजर आता है, बट द गुड थिंग इज इट्स सस्टेनिंग अबव द ट्रेंड लाइन, और ये एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। यहाँ से हम इंशाल्लाह इसका ब्रेकआउट देखें 7 के लेवल पे तो 8 का लेवल जो है काफ़ी अचीवेबल होगा। सिनर्जिको के अंदर हमने न्यूज़ से रिलेटेड भी पढ़ लिया है, और चार्ट्स भी हमें दिखा रहे हैं कि जैसे ही कंसोलिडेशन ब्लॉक ब्रेक होगा, जैसे हम कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट लेते हैं, तो इफ़ यू टेक दिस टारगेट एंड जस्ट प्लेस इट ओवर हेयर, तो 8-11 के ऊपर जो है हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है। थोड़ा सा जो है पॉज आ सकता है, बट अल्टीमेट टारगेट हमारा 871 का रहेगा, जो कि इसका ये प्रीवियस हाई भी है। अब ज़रा हम अपने सीमेंट सेक्टर की लक और DGKC के अलावा एक स्क्रिप्ट जो बहुत सारा जो है लोगों की अटेंशन का बाइस बनी हुई है उस पर आते हैं, दैट इज़ पावर सीमेंट। पावर सीमेंट ने रिपोर्ट किए हैं स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड विद 815 मिलियन का प्रॉफिट। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, और हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर मूवमेंट भी देखी। यहाँ से रीज़न जो रहेगा वो इनकी सेलिंग प्राइसेस की इम्प्रूवमेंट है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इनकी बेहतर हुई। उसके अलावा सेक्टर को वैसे भी सपोर्ट मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रिवाइवल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में रिकवरी हो रही है, और इजी मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंसिंग कंडीशंस भी इसको सपोर्ट करती हैं। प्रीवियसली ऐसी न्यूज़ हमने और भी पढ़ी है जिसके अंदर सीमेंट हमारे पास बेनिफिशरी है, और पावर सीमेंट का एक ये भी बहुत जो है सिग्निफिकेंट चीज़ है कि पावर सीमेंट ने अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी जो है वो एक्सपेंड किया है, और नई मार्केट्स भी अब एक्सप्लोर कर रहा है। डिविडेंड देखा जाए तो नील रहा है, और उसी की वजह है कि उन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया, बल्कि लोन्स अभी सेटल करना इनका फोकस है। रिजल्ट स्टॉक के लिए सेंटीमेंट बूस्टर रहा है, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है कम हुई है इसकी, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ रही है। हाँ, डिविडेंड की चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही होगी, बट वो भी जो है कंपनी वर्क कर रही है, और जब फाइनेंसेस बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो होपफुली इन कमिंग ईयर्स इट विल बी पेइंग डिविडेंड्स ऑल्सो, और ये चीज़ जो है एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगी ओवरऑल। पिछले 2 दिनों में इसने काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो अपवर्ड मूव दी है हमें, और उसको अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो इट हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड द टारगेट ऑफ 19 रुपीज़, और इसके बाद ये इसको अच्छा सस्टेन करता है, जो कि आई बिलीव इसे करना चाहिए। तो फिर हमारे पास अगला टारगेट ईजीली 27 to 29 का बन सकता है। ये ऑल टाइम हाई के अंदर आ चुका है। वॉल्यूम का सस्टेन करना एक काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा बिल्ड हो रहा है,
होपफुली हम इसको इंशाल्लाह कमिंग टाइम्स में 29 के लेवल तक देख सकते हैं। अब पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हम सेल्स की बात करें तो पेट्रोलियम सेल्स इन पाकिस्तान राइज 6%। सेल्स में इजाफा देखा गया है पेट्रोलियम की पाकिस्तान के अंदर। ये ग्रोथ उस वक्त देखी गई है जब मुल्क के अंदर हैवी रेनफॉल भी थी और जून जुलाई का हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ब्रेक होता है, तो जब उसको वापस से कमेंसमेंट होती है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह हमें दिखती हैं चलती हुई, उसके अंदर जो है कंजम्पशन बढ़ती है और हम सेल्स को बेहतर होता हुआ देखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द फैक्टर कि स्कूल वगैरह रीओपन हुए हैं और इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो सेल्स हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है हमारे पास जैसे PSO वाफ़ी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, उनके वॉल्यूम्स इम्प्रूव हुए हैं और डिमांड जो है वो उन्होंने अच्छी कैप्चर की है। वाफ़ी के चार्ट को देखा था, अब हम अगर PSO के चार्ट को देखें उसमें भी हमारे टारगेट्स हैं काफ़ी जो है वो स्टेबल रह के परफॉर्म कर रही है स्क्रिप्ट। हम इसको अच्छे लेवल्स पे इंशाल्लाह देख सकते हैं। लास्ट न्यूज़ हमारी है कि E&P फर्म्स डिले गैस एलोकेशन। इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज आर रिपोर्टेडली डिलेइंग द एलोकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड गैस टू थर्ड पार्टीज़। पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में डिसाइड किया था कि नई गैस डिस्कवरीज का 35% जो है वो प्राइवेट बायर्स को दिया जाएगा, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह जिनको नीड रहती है फ्यूल की ऑपरेशन अपने चलाने के लिए उनको दिया जाएगा ताकि E&P कंपनी से कैश फ्लोज भी इम्प्रूव हों। लेकिन अभी तक कोई कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती हुई हमें नज़र नहीं आती, इसमें एक डिले देखा जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी लाता है और E&P सेक्टर के लिए नेगेटिव है, और इसी वजह से हम OGDC PPL माड़ी को देखें, रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रही थी। इसके लिए हम OGDC के चार्ट को देखते हैं, के चार्ट को भी देखेंगे तो इट्स विद इन द रेंज। ये अगर हम इसको एक ब्लॉक डिफाइन कर लें तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी वैलिड। ये इस तरीके से एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस में है। बट अगर मैं आपको इसको मंथली चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे इट्स वेरी नियर टू इट्स प्रीवियस हाई, फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए क्वालिफाई कर जाता है हमारे पास। और यहाँ पे एक इस तरीके से हमारे पास फ्लैग फॉर्मेशन भी बहुत वैलिड है जिसके काफ़ी आगे तक के टारगेट्स बनते हैं। तो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज़ गुड, इट्स अंडर बिट ऑफ अ प्रेशर, और उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह आगे तक देखेंगे। अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है। लाइकवाइज माड़ी के अंदर भी रहा। माड़ी मैंने पिछले 2 दफ़ा डिस्कस भी किया था, यहाँ पे माड़ी की भी बिल्कुल इसी तरीके से एक ये रेंज के अंदर परफॉर्मेंस है, और पहले डिस्कस हुआ तो उसके हिसाब से इसने परफॉर्म किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बात हुई थी और यहाँ तक जो है ये आ गया, इट्स टचिंग द हाइट ऑफ इट्स ब्लॉक, और इंशाल्लाह इसके बाद इसके भी आगे के टारगेट्स बनेंगे। ये इसी तरीके से ख़बरें होती हैं। ये ख़बर जब पॉजिटिव वे में बन जाएगी, एलोकेशन रुकी हुई है वो एलोकेशन हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो फिर हम जो है इसके अंदर बूस्ट देखेंगे। हमारे टारगेट्स इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड है। यही बात है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर सिस्टम प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता है तो E&P कंपनीज़ के कैश फ्लोज जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन जाएगी यही न्यूज़। एक सवाल ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ है कौन सी। प्राइवेट कंपनीज़ में देखेंगे तो ईफर्ट एक एग्जांपल ली जा सकती है कि माड़ी जो है SSGC या SNGP को फ्यूल देता है, उसके बाद ईफर्ट जो है SSGC या SNGP से लेता है। जबकि अगर आप FFC की बात करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र की, तो दैट टेक्स द फ्यूल डायरेक्टली फ्रॉम माड़ी। तो ये फ़र्क होता है, और इसीलिए जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगी तो काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लोज बेहतर होंगे, एलोकेशन बेहतर होगी, और इससे हम जो है गैस सेक्टर E&P सेक्टर काफ़ी चीज़ों को बेहतर होता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे। यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।